नमस्कार बच्चों, मैं हूं अरविंद ठाकुर और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बुद्धिमान राजा। सैकड़ों वर्ष पुरानी बात है। चीन में एक निर्दयी राजा, निर्दयी मतलब दुष्ट, राज्य करता था। वह अपनी प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करता था। उसके महामंत्री ने उसे राज्य को बढ़ाने की सलाह दी। महामंत्री की सलाह उसे ठीक लगी। उसने सेना में सैनिकों की भर्ती प्रारंभ कर दी। कुछ ही समय में उसके पास विशाल सेना इकट्ठी हो गई। तो ये कहानी जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि किस तरह से बुद्धिमानी से राजा ने अपने राज्य को संकट से बचाया, बुद्धिमान लोगों की सहायता से। ये जानकर आपको भी अच्छा लगेगा। अभी तक जो मैंने पढ़ के बताया उसको समझ लीजिए कि राजा जो है वो सबको तंग करता था। तो बुद्धिमान मंत्रियों ने सोचा कि इसको किसी काम में अगर लगा देंगे तो ध्यान इसका बट जाएगा और हम लोगों को तंग करना छोड़ देगा या कम हो जाएगा। तो इसीलिए कहा कि महाराज, अगल बगल के जो राज्य हैं उसको हड़प लीजिए, उसको लूट लीजिए, ताकि आपका राज्य बढ़ेगा, उससे आपका रुपया पैसा धन ऐश्वर्य भी बढ़ेगा। राजा को ये सब कुछ सुनने में अच्छा लगा और वो कहा कि इसके लिए क्या करना होगा। तो उन्होंने विचार दिया कि पहले सेना चाहिए ना, इसलिए अगल बगल के राज्य को जीतकर सेना की भर्ती कीजिए और फिर हम लोग सब जगह आक्रमण करेंगे। उसने सेना को आसपास के पड़ोसी राज्यों पर आक्रमण करने का आदेश दिया। विनाश और हिंसा से बचने के लिए पड़ोसी राजाओं ने बिना लड़े ही हार मान ली। उन्होंने विजयी राजा को धन और सैनिक उपहार में दिए। एक पराजित राजा ने उसे भारत के कलिंग प्रदेश की समृद्धि के विषय में बताया। उसने अपनी सेना को भारत की ओर कूच करने का आदेश किया। तो ये उड़ीसा में कलिंग नाम का जो राज्य था उस समय में, अभी भी है, वो बहुत समृद्ध था और वहाँ बहुत धन ऐश्वर्य रुपया पैसा सोना वगैरह था। तो एक राजा जो हार गया था उसने कहा कि महाराज, इधर तो हम लोगों को आपने जीत लिया, आप थोड़ा आगे बढ़िए, भारत देश में भी जाइए और वहाँ जा कर के कलिंग जो है उस पर अगर आक्रमण करके आप जीत लेंगे तो बहुत सारा रुपया पैसा धन जो आप चाह रहे हो वो सब मिल जाएगा आपको। तो राजा ने कहा कि ठीक है, कूच करो, मतलब आक्रमण करो। उसकी सेना नदी नाले समुद्र को पार करती, छोटे बड़े राज्यों को रौंदती हुई आज के सिंगापुर तक पहुंच गई। उसने वहां पड़ाव डाल दिया। वहां नौकाओं, जहाजों तथा अस्त्र शस्त्रों का निर्माण शुरू कर दिया। भारत के कलिंग प्रदेश के विषय में जानकारी प्राप्त करने के लिए उसने चारों दिशाओं में दूत भेज दिए। क्योंकि आज की तरह का समय नहीं था पहले कि गूगल में मैप में देख लो और तुरंत पहुंच जाओ हवाई जहाज़ से। पैदल, घुड़सवार और हाथी इत्यादि को लेकर के सैनिक यात्रा किया करते थे। इसलिए बहुत दिनों में वो लोग समुद्र आदि के रास्ते से आस पड़ोस तक तो पहुंच गए, सिंगापुर तक। लेकिन अब किधर जाना है, कहाँ जाने से वो राज्य मिलेगा, क्या करना होगा, ये सब के लिए उन्होंने दूत को, जिसको जासूस बोलते हैं, उसको भेज दिया कि जाओ पूछ पाछ के पता लगाओ कि आखिर ये कलिंग प्रदेश है कहाँ, कैसे वहाँ तक जाना है। तो दूतों ने सोचा कि ठीक है, अब हम लोग पता लगा करके आते हैं, उसके बाद महाराज आगे की कार्यवाही अपना करेंगे। कलिंग के राजा को भी इस आक्रमण के बारे में जानकारी मिली। उसके पास प्रशिक्षित सेना थी, अच्छी सैन्य सामग्री थी। इसके बावजूद वह जानता था कि उसकी सेना आक्रमणकारी दल के सामने नहीं टिक पाएगी, उसका राज्य तहस नहस हो जाएगा। वह बुद्धिमान, साहसी, शूरवीर और स्वाभिमानी था। उसने राज्य के बुद्धिमान व्यक्तियों की एक गुप्त बैठक बुलाई। अब वो राजा जानता था कि मैं बहुत बहादुर हूँ, जो भी हूँ, लेकिन वो तो इतने सारे पड़ोसी राज्यों को जीत चुका है कि उसकी सेना बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इतनी बड़ी सेना के साथ, इतनी विशाल सेना के साथ अगर हम लड़ेंगे तो जीत भी सकते हैं और हो सकता है कि नहीं भी जीत सकते हैं। लेकिन एक बात तय है
कि जान माल की क्षति होगी, सैनिक जो है वो बहुत ज़्यादा मारे जाएंगे। तो वो सोच रहा था कि बिना लड़े ही अगर जीत जाते तो बहुत अच्छा था, इसीलिए बुद्धि से पहले काम लेते हैं, और अगर काम नहीं बना तो अंत में लड़ाई तो खैर करना है ही, क्योंकि वो शूरवीर था, साहसी था, डरपोक नहीं था, वो बिल्कुल डरता नहीं था। सारी स्थिति पर विचार करने के बाद एक बुद्धिमान व्यक्ति ने कहा, युद्ध सैनिक बल से नहीं बल्कि बुद्धि बल से जीते जाते हैं महाराज। गुप्त सभा में कई दिनों तक विचार विमर्श होता रहा। विचार विमर्श के बाद बुद्धिमान व्यक्तियों ने राजा को एक सुझाव दिया, और राजा को वह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने शीघ्र ही उस पर काम शुरू कर दिया। हुआ ऐसा कि वहाँ बहुत सारे बुद्धिमान व्यक्ति जो उस राज्य के थे, जिन्होंने पहले भी संकट आया हुआ देखकर अपने बुद्धि से राज्य को बचाया था, और सब लोग जानते थे कि इनके पास अच्छे अच्छे विचार हैं, उन लोगों के साथ कई दिनों तक, मतलब महीने भर तक महाराज ने बहुत सारा विचार किया कि क्या करके हम लोग इस युद्ध को जीत भी जाएं और सैन्य माल वगैरह की क्षति भी कम हो। तो बहुत सारे विचार आते रहे, लेकिन किसी में कुछ खतरा था, किसी में कुछ क्या था। अंत में एक व्यक्ति ने जो विचार दिया वो सबको पसंद आ गया, और महाराज ने कहा कि ये विचार मुझे भी बहुत अच्छा लगा है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। तो अब हम लोग इसके ऊपर काम शुरू कर देते हैं, गुप्त रूप से, मतलब बिना किसी को बताए हुए। कुछ दिन बाद एक बड़ी नौका सिंगापुर तट पर पहुंची। तट पर तैनात चीनी सैनिकों ने नौका को पकड़ लिया। नौका में सवार व्यक्तियों को बंदी बना लिया गया। जब उन्हें पता चला कि बंदी व्यक्ति भारतीय हैं तो उन्हें राज्य के दरबार में पेश किया गया। राजा को जब यह पता चला कि पकड़े गए व्यक्ति भारतीय हैं तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने कड़क आवाज में बंदियों से कहा, भारत जाने की दिशा और सही रास्ता बताओ, यदि नहीं बताया तो सिर धड़ से अलग कर दिया जाएगा। अब वो राजा तो यही चाहता था कि कैसे जाना है इसका रास्ता पता चल जाए, इसीलिए तो उसने दूत भी भेजा था। और संयोग है कि कुछ बूढ़े नाव से जा रहे थे कहीं पर, वो पकड़ लिए गए, और जब इसके पास आए तो पता चला कि ये तो भारतीय हैं, यानी जहाँ मैं जाना चाहता हूँ वहीं के ये लोग हैं। इसीलिए राजा ने उन सबको पकड़ लिया और कहा कि ठीक है, बहुत अच्छा है, तुम लोग पकड़ में आ गए, हम तुम्हारे देश ही जाना चाह रहे थे, जल्दी से बता दो किधर है, कैसे जाना है, और नहीं बताओगे तो तुम लोगों को सिर धड़ से अलग कर देना, मैंने जान से मार देंगे। सभी बंदी वृद्ध थे। उनमें से एक ने बिना किसी भय के कहा, महाराज, भारत का रास्ता बताने में हमें कोई आपत्ति नहीं है, आप हमारे प्राण ले लें तो भी हमें कोई अंतर नहीं पड़ता। इस जन्म में तो हम अपनी जन्मभूमि कभी देख नहीं सकेंगे। इतना कहकर वह और उसके साथी जोर जोर से रोने लगे। अब महाराज चौंक रहा था बेचारा चीनी राजा कि आखिर ये लोग ऐसा क्यों बोल रहा है कि इस जन्म में नहीं जा पाएंगे, कहीं बहुत दूर तो नहीं है, और ये सारा का सारा बूढ़ा लोग है एक साथ, इसमें कोई जवान या बच्चा नहीं है, कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। इस तरह से उस चीनी राजा के दिमाग में बहुत सारे ख्याल आ रहे थे, और आश्चर्य भी लग रहा था कि ये सब एक साथ रोने क्यों लगे। मैंने तो बस पूछा कि रास्ता बताओ, तो ये लोग कह रहा है कि हम लोग इस जन्म में वापस नहीं जा पाएंगे, और जोर जोर से रो भी रहा है। उसकी समझ में कुछ आ नहीं रहा था और वो बेचारा परेशान हो गया। उनको रोता हुआ देखकर राजा सोच में पड़ गया। उसके रोने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया, हमारा देश यहाँ से बहुत दूर है। अपने देश से जब हम सिंगापुर देखने के लिए चले थे तो हम सब जवान थे महाराज, पर देखिए आज हमारी स्थिति क्या हो गई। यहाँ पहुँचते पहुँचते हम सब बूढ़े हो गए हैं।
हमारे अनेक साथी तो रास्ते में ही मर गए महाराज। हम लोग जितने दिख रहे हैं इतने कम लोग नहीं थे। जब चले थे वहाँ से तो पूरी नौका भरी हुई थी और बहुत सारे लोग हम लोग एक साथ चले थे। लेकिन आप अंदाज़ा कर लीजिए कि आते आते हम लोग रास्ते में ही बूढ़े हो गए। बहुत सारे लोग बीमार होने के कारण या बूढ़े होकर के या भूख से तड़प तड़प कर रास्ते में मर गए, क्योंकि रास्ता बहुत ज़्यादा दूर है और बहुत कठिन है। बीच बीच में समुद्री तूफान आ जाता है, लहरें चलने लगती हैं, कभी कभी लगता है कि नौका ही डूब जाएगी। इस तरह के खतरों को झेलते हुए सिंगापुर तक तो हम आ गए हैं महाराज, लेकिन अब हम जिंदा तो लौट नहीं पाएंगे, इसीलिए वहाँ जाना व्यर्थ है, आप मत जाइए। वृद्ध ने अपने थैले में से सुइयां निकाली और कहने लगा, जब हम चले थे तो ये लोहे की छड़ें थी महाराज, लेकिन वर्षों की यात्रा में समुद्री हवा और पानी में गलते गलते ये सुइयां मात्र रह गई हैं, पतला सा छड़ रह गया है। दूसरे वृद्ध ने अपने टोकरी में से एक सूखा फल निकाला और दिखाते हुए कहा, महाराज देखिए, इस फल के बीज यहाँ के राजा को भेंट करने के लिए लेकर हम चले थे। रास्ते में ही बीज वृक्ष बन गए, वृक्ष से फल भी निकला और फल रास्ते में ही सूख गए महाराज। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दूर से हम लोग आए हैं और कितनी मुश्किल परिस्थितियों का सामना करते हुए हम आए हैं। राजा ने वृद्ध बंदियों को छोड़ने का आदेश दिया। उसके बाद उसके अपने सहयोगियों से उसने विचार विमर्श किया और फिर कहा, यदि भारत इतनी दूर है तो वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हमारे सैनिक बूढ़े हो जाएंगे, बहुत से सैनिक रास्ते में ही मर जाएंगे। यदि हम भारत तक पहुँच भी गए तो वापस लौटते हुए सब मर जाएंगे, तो जाके कुछ फ़ायदा है नहीं, इसीलिए अब हमें यहाँ से वापस लौट जाना चाहिए। तो यही चाल थी इन राजाओं की, भारतीय राजा की चाल। उसने ये चला था कि बूढ़े लोगों को भेज देंगे और झूठ मूठ का कह देंगे कि बहुत दूर है, तो वो लोग सोचेगा कि अगर हम लोग जाते जाते बूढ़े हो गए तो बूढ़े सैनिक कितना लड़ पाएंगे, और अगर लड़ कर जीत भी लिया तो फिर फ़ायदा क्या है, क्योंकि अगर हम वापस चीन लौटेंगे अपने देश तब तक में तो सब मर चुका हुआ होगा। तो इतना ज़्यादा दूर जाने से लाभ क्या है, इसीलिए हम लोग वापस लौट जाएंगे। और यही चाल उन लोगों ने जानबूझकर चली भी थी। और वो जो समय था, उस समय में गूगल मैप्स, इंटरनेट आज की तरह कुछ थे नहीं कि वो पता लगा लेते कि ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, वास्तविक दूरी कितनी है। ये सब तो बिल्कुल असंभव था, इसीलिए उन लोगों को उनकी बातों पर भरोसा करना पड़ा। बुद्धिमान व्यक्तियों के सुझाव से कलिंग बच गया। उन्होंने ही राजा को यह सुझाव दिया था कि नौका पर सुइयां, पके हुए फल और 60 वर्ष के ऊपर वाले वृद्धों को लेकर के सिंगापुर भेजा जाए। सच, बुद्धि बल से बड़ा कोई बल नहीं है। तो कहानी का सारांश क्या निकलता है कि उन्होंने अपने बुद्धि का प्रयोग किया और सफल भी रहे, क्योंकि लड़ाई भी नहीं हुई और वो जीत गए। जिसको कहते हैं कि डंडा भी नहीं टूटा और सांप भी मर गया। मुहावरा जो है कि सांप भी मर जाए और डंडा भी ना टूटे, तो उस तरह की बात यहाँ हुई कि जान माल की क्षति नहीं हुई, कोई भी सैनिक मारा नहीं गया और उनकी बुद्धि बल से मायूस हो गए चीनी सैनिक और डर के मारे वहाँ से बिना लड़े ही हार मानकर वापस लौट गए। तो इसीलिए ये जो कहानी है बच्चों, वो आपको मैंने सुनाया है वीडियो चित्रकथा के माध्यम से। और सारांश जो है वो है कि बुद्धि बल बहुत बड़ा बल है, शारीरिक बल से भी बड़ा बल है। इसीलिए हमेशा अपनी बुद्धि पर भरोसा करें और हमेशा जब आप कठिनाई में फंस जाते हैं तो कुछ ऐसे रास्ते भी खोजिए जिसका बुद्धिमानी से हल निकल सकता हो।
तो इसी के साथ ये कहानी यहाँ समाप्त होता है। पाठ संबंधी प्रश्नोत्तर लिंक बनाकर साथ में डाल दिया गया है, आप लिंक पर जाकर पाठ के प्रश्नोत्तर प्राप्त करें। अगले वीडियो में जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए और हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ ही साथ इसके सामने एक नोटिफिकेशन बेल आ रहा है, इसे भी आप इनेबल कर दीजिए ताकि आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करें।